Hello students, you are welcome in our lecture series Vector Analysis, in which we actually studying about the law of vector addition, जिसमें हमने लास्ट क्लास में वेक्टर एडिशन के पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ा और उसके पहले हमने ट्राइंगल लॉ को पढ़ा। इन दोनों में हमने वेक्टर एडिशन को पढ़ा है, हमने ऐड करने के तरीके को पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए। कल हमने पैरेललोग्राम लॉ से भी एडिशन सीखा और उसमें रिजल्टेंट वेक्टर जो हमें मिलता है उसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा और उसकी डिफरेंट कंडीशंस को क्या की स्टडी की। आज हम उसी सीरीज़ को, उसी पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए इस चीज़ को चेक करेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलता है उसका मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं, पर उसके डायरेक्शन को कैसे निकालना, ठीक है ना। तो हमारे पास जो मेन कंसेप्ट है आज का वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इज़ दैट क्लियर? हमारा मेन काम है क्या निकालना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। समझ जाएंगे आप, रिजल्टेंट वेक्टर जिसको आपने वेक्टर आर से शो किया है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों से निकालेंगे हम। ट्राइंगल लॉ से भी निकालना सीखेंगे और पैरेललोग्राम लॉ से भी लिखेंगे। धीरज रखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इज़ दैट क्लियर? ध्यान देते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारा पैरेललोग्राम जो हमने बनाए हैं, समझिएगा ये हमारा पैरेललोग्राम है। इज़ दैट क्लियर? कल का ही है, आप देखिएगा ध्यान से। क्लियर? ऐसा कुछ हमने डायग्राम बनाया था, ठीक है। मान लेते हैं हम ऐसा हमने बनाया था, यू कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वेक्टर ए है और ये हमारा कौन सा है, वेक्टर बी है। कोई इशू नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। कल हमने डिस्क्राइब कर चुके हैं और हमने इसकी जो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो प्रोसीजर की थी, कुछ ऐसा हमने डायग्राम बनाया था, ठीक है ना। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये हमारा थीटा है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर है, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, हमारा आर है। तो भाई ये जो था हमने इसको नाम दिया था ओ ए बी और ये शायद सी था, ठीक ना, ओ ए बी सी था। और ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर एम ड्रॉ किया था, तो जिससे हमको यहाँ मिला था बी साइन थीटा और यहाँ पर क्या मिला था, बी कॉस थीटा। ऐसा कुछ हमको मिला था, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमने बहुत आसानी से निकाल लिया था और इसका जो फार्मूला आप लोगों ने देखा है वो फार्मूला है हमारा r इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस फार्मूले से हमने जो वेक्टर आर है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, ठीक है ना। ये बहुत आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब मैं बात करूं कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालना है। देखो फिज़िक्स में डायरेक्शन जो है वो सिर्फ एंगल से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एंगल से। समझ में आ रहा है? तो मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं ये जो है हमारे पास पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है, इसकी वेक्टर ए से डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर बी से डायरेक्शन क्या होगी, इसी चीज़ को कैलकुलेट करना ही हमारा मेन क्या है, फंडा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वेक्टर ए से मान लेते हैं ये अल्फ़ा एंगल पर है, मतलब वेक्टर ए से इसकी डायरेक्शन अल्फ़ा है और ये इसकी डायरेक्शन कितनी है, बीटा है। मान लेते हैं ये हमारी क्या है, बीटा है। इज़ दैट क्लियर? तो हम वेक्टर ए से डायरेक्शन निकालना सीखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद वेक्टर बी से डायरेक्शन निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि वेक्टर ए से डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन के लिए आप सिर्फ tan निकाल सकते हैं। कितना होगा, tan अल्फ़ा। तो कितना होगा tan अल्फ़ा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नथिंग। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि कितना होगा, bm अपॉन om। तो कितना होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू bm कितना है भाई, b साइन थीटा। कितना है, b साइन थीटा अपॉन कितना होगा, a प्लस b कॉस थीटा। ये tan में चल रहा है, ठीक ना, a प्लस b कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। और अगर आप चाहो तो अल्फ़ा निकालना चाहो तो लिख सकते हो भाई, कितना होगा, tan इनवर्स, बात एक ही है, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ये आ गई आपकी कहाँ से, डायरेक्शन फ्रॉम वेक्टर a। इज़ दैट क्लियर? दैट इज़ योर डायरेक्शन। कहाँ से है भाई, आपकी डायरेक्शन फ्रॉम वेक्टर a। इज़ दैट क्लियर? ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, डायरेक्शन फ्रॉम वेक्टर a। पर मैं बोलूँ डायरेक्शन फ्रॉम वेक्टर b निकालो, तो देखो कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या रखना है, डायरेक्शन फ्रॉम वेक्टर बी जो है अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या करना है, tan बीटा से काम चल जाएगा आपका। tan बीटा कितना होगा आप समझिएगा, अगर बी से निकालेंगे तो यहाँ a था, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और जहाँ b है वहाँ पर a आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, a
साइन थीटा अपॉन बी प्लस बी कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? मतलब कि बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना होगा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। समझ में आया ना? ऊपर गड़बड़ हो गया था, उसको अपन ने सुधार लिए। ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? पर ऐसा थोड़ी है कि हम इसको ऐसे लिख दिए हैं तो काम चल जाएगा। हमारा एक्चुअल में इसको समझने का भी तरीका है। देखिए, हम चाहें तो जैसे हमने यहाँ पर ओ ए पर परपेंडिकुलर लगा के अपनी कैलकुलेशन की है, हम इसे कुछ इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसे ऐसे आगे बढ़ा दूं तो मेरा ध्यान देना कुछ इस तरीके से मिलेगा, जहां पर ये क्या होगा, मेरा परपेंडिकुलर होगा। आप समझ पा रहे हैं ना? अगर मैं वेक्टर बी के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहूं तो इस पूरी कैलकुलेशन को हमने वेक्टर ए के हिसाब से कैलकुलेट की थी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। हम इसे वेक्टर बी से भी क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं ये हमारा बी एम प्राइम है या बी एम डैश है। तब उस कंडीशन में ये वाली जो सिचुएशन होगी, जब हम इसमें ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ये वाला एंगल यहाँ पर थीटा होगा। आप ड्रॉ करके देखना ज्योमेट्री से, बहुत आसानी से बन जाएगा आपको। ठीक है, करके देखिएगा आप। तो ये हमारा होगा, तो इधर पे कितना होगा, ये वाला एंगल भी हम, ये भी कितनी साइड होगी हमारी, ए होगी। अगर ये हमारी बी है तो हमने निकाल चुके हैं इसको। इज़ दैट क्लियर? तो इसी तरीके से हमारा ये साइड भी क्या होगा, ए होगा। जब हम इसे ट्राइंगल से चेक करेंगे, मान लीजिए बी एम डैश निकालेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा ए साइन थीटा। आप समझ पा रहे हैं? आपको ए क्या मिलेगा, ए साइन थीटा, और हमें ये क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा। इज़ दैट क्लियर? तो जब हम इस एंगल की बात करेंगे बीटा, तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। इज़ दैट क्लियर? यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस। और अगर मान लेते हैं आप ए से अल्फ़ा निकाल लेते हो, अल्फ़ा निकालने में आप कामयाब हो जाते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी क्या कर सकते हो, डायरेक्शन को एंगल बी से डिटरमाइन कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। वो सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये सिचुएशन हमारी क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं कि इसी तरीके से ट्रायंगल लॉ भी काम करता है क्या, तो मैं कहूँगा हाँ, ट्रायंगल लॉ भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, और वो करना भी चाहिए एक्चुअल में। तो देखिए क्या है, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल लॉ से हम सब चीज़ कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर ए है। ठीक है, हम इसको पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। ये हमारा क्या है, वेक्टर ए है, और यहाँ हमारा वेक्टर बी है जिसको हमने क्या किए हैं, ऐड किए हैं। ये हमारा वेक्टर बी है। समझ पा रहे हैं ना? ये हमारा कौन सा है, वेक्टर बी है। कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब मैं बोलूँ इसका रिजल्टेंट निकालो, तो आप रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। आप इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, वेक्टर आर। इज़ दैट क्लियर? तो भाई मैं बोलूँगा इसकी वो निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो इससे। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ठीक है ना, इस समय ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एंगल आपका थीटा ही होगा। मालूम है ना आपको, दो एंगल, दो जो रेगुलर वेक्टर हैं उनके लिए बाहर का एंगल हमारा रियल होता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, ए और बी के बीच का एंगल कितना, थीटा निकाल लिए। ये हमने मान लिए ओ है, ये ए है, ये बी है। हमने नेम प्लॉटिंग कर दी और इसे हमने एम मान लिया। तो ज़रा कल्पना करो, इस वाली सिचुएशन को देखो, सेम सिचुएशन इज क्रिएटेड देयर। इज़ दैट क्लियर? और मैं मान लेता हूँ कि एंगल डायरेक्शन कितनी है, वेक्टर ए से उसकी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कितनी है, अल्फा है। इज़ दैट क्लियर? तो वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग वी कैन कैलकुलेट हेयर। दैट विल बी बी साइन थीटा, that will be b cos theta. I have already explained you how you have to calculate that one, and the r will be same as the last. That will be a square plus b square plus 2ab cos theta. So simple it is. Is that clear? And the direction of the resultant vector can also be calculated by using the simple formula this. Is that clear? So that will be tan alpha is equal to b sin theta अपॉन कितना होएगा भाई मेरा यहाँ पर, ए प्लस बी कॉस थीटा। इज़ दैट क्लियर? दैट विल बी द सेम एज इट इज़। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्शन को निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, आप इस तरीके से कोई भी वेक्टर को कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूँ, समझिएगा।
दो वेक्टर हैं, कौन कौन से हैं? वेक्टर ए हैं, मान लेते हैं वेक्टर ए है और दूसरा कौन सा है? वेक्टर बी है। इज़ दैट क्लियर? मैं बोलता हूँ कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बोलते थे 3 न्यूटन है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 न्यूटन है। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से कितने 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? किसी ऑब्जेक्ट पर। तो मेरे को निकालना है वेक्टर, मतलब जो आर है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, मतलब कि कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट पर एक्चुअली, और किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना, किस डायरेक्शन में लगेगा। आई विल हैव टू कैलकुलेट डायरेक्शन फ्रॉम 3 न्यूटन, डायरेक्शन फ्रॉम 3 न्यूटन, मतलब 3 न्यूटन यानी कि कम न्यूटन वाले फोर्स से मेरे को डायरेक्शन को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। यू कैन कैलकुलेट ईजिली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूले। इज दैट क्लियर? बट मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ कि हाउ यू आर टू कैलकुलेट दैट थिंग। तो भाई कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पर जो ए है एक्चुअल में फोर्स है, तो हम इसे एफ फोर्स भी लिख सकता हूँ, एफ भी लिख सकता था, पर बी लिख गया, ए भी लिख गया तो लिख गया। तो रिजल्टेंट कितना होगा? आर ही होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा मेरा? 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस कितना होगा भाई? 90 डिग्री। इज़ दैट क्लियर? तो कॉस 90 होता है 0, तो पूरी की पूरी टर्म्स कितनी हो जाएगी मेरी? यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मतलब कि आर इज इक्वल टू मेरा होगा 5 न्यूटन। मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से रखा हुआ है, इस पर यदि मान लो 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में कितने 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का फोर्स मेरा लगेगा। ठीक है ना, कितना लगेगा? 5 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे एक्चुअली एक्सर्ट करेगा, पर वो किस डायरेक्शन में करेगा हमें वो निकालना है। तो आई विल हैव टू कैलकुलेट दैट वन फ्रॉम द 3 न्यूटन वेक्टर। इज दैट क्लियर? 3 न्यूटन फोर्स से मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास फॉर्मूला है। कितना होगा? 10 अल्फ़ा डायरेक्शन मान लेता हूँ मैं उसकी, तो कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप कैसा भी कोशिश कर सकते हैं इसको। मान लेते हैं यहाँ कहीं फोर्स काम कर रहा है, तो ये तो आपका बेस का काम अल्फ़ा हो गया, ये तो बेस का काम करेगा, और एक इसका काम करेगा परपेंडिकुलर का। तो 3 आपका बेस हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा? आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। इज़ दैट क्लियर? इट इज़ सो सिंपल। एंड देन अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना होगा? 10 इनवर्स कितना होगा? 4/3। आपको अगर इतना आता है तो आप इतना क्या लिख सकते हैं? इसे आंसर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्या क्लियर है आपको? और अगर आप इसे इस तरीके से चेक करना चाहते हैं, अगर आपको आता है ये समझ में 3, 4 और 5 का रेशियो अगर निकालते आता है, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा जो होगा 53 डिग्री पर होगा। कहाँ से? फ्रॉम 3 न्यूटन फोर्स से। कितना होगा? फ्रॉम 3 न्यूटन के फोर्स से कहाँ जाएगा भाई? ये 53 डिग्री पर काम करेगा। और अगर मैं बात करूँ यहीं पर कि 4 न्यूटन से कैसे निकालना है, तो आप निकाल सकते हो इसी तरीके से यूज़ करके। यहाँ पर आपको बेस पर 4 लेना पड़ेगा और 3 क्या करोगे? आप परपेंडिकुलर के जैसे ट्रीट करोगे, वो निकल जाएगा। या फिर आपके पास एक और तरीका है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 है। तो आप निकाल सकते हो कि अगर मैं बोलूँ बीटा है डायरेक्शन कहाँ से? 4 न्यूटन से, तो बीटा इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 90 माइनस अल्फ़ा, मतलब कि 90 माइनस 53 इज इक्वल टू 37 डिग्री फ्रॉम 4 न्यूटन। इज दैट क्लियर? ये इस तरीके से हमारा काम करता है। फीलिंग में लाने के लिए मैं आपको एक बात समझाऊं, ये 3 न्यूटन का फोर्स है और 4 न्यूटन का फोर्स है। इनका मैग्नीट्यूड तो 5 न्यूटन लगेगा अगर परपेंडिकुलर हैं तो, बिल्कुल कंप्लीट है। पर एक बात सोचें ज़रा, 4 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है और 3 न्यूटन का फोर्स क्या है? कम है। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो 4 न्यूटन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसका झुकाव जो एक्चुअल में है 4 न्यूटन की तरफ क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये हमारा कहने का क्या है? एक छोटा सा तरीका है। ठीक है, आप इसे नोट करिए। फिर मैं आपको ये जो झुकाव का तरीका है कि किस तरफ मुड़ेगा किस तरफ नहीं मुड़ेगा, इसका अनुमान लगाना मैं आपको सिखाता हूँ। सिर्फ किसके थ्रू? इस वैल्यू के थ्रू आप इनका अनुमान लगा सकते हो किस तरफ झुकेगा। प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली तो हम समझ गए हैं, अब इसे मैथमेटिकली भी समझ के देखेंगे विद डायग्राम। इज दैट क्लियर? नोट इट, देन वी विल मूव अहेड। ज़रा सोचिए, जो हमने लास्ट में अभी स्टडी की है, अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा क्या करते हैं? विजुअलाइजेशन का मज़ा लेते हैं। यहाँ देखिए क्या है आपके पास, अगर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है जो इस डायरेक्शन में काम कर रही है, ठीक है ना, ये मेरा वेक्टर ए है, और मान लेते हैं इस कंडीशन में यदि मैं बात करूँ आपसे कि ये मेरा वेक्टर बी है, ठीक है, समझिएगा, नॉर्मल सा मैंने डायग्राम बना दिया, ऐसा कुछ है नहीं इसमें,
ठीक है ना, कोई एंगल वेंगल की डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आप आसानी से समझेंगे कि इसका जो रिजल्टेंट है वो पैरेललोग्राम लॉ से हम निकालना चाहें तो हमको ऐसा पैरेललोग्राम हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और दैट विल बी आवर रिजल्टेंट। समझ में आया ना, आपका क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा। उस कंडीशन में मान लेते हैं इसके बीच का एंगल अल्फ़ा है और ये वाला एंगल कौन सा है, बीटा है। समझ पा रहे हैं ना आप। तब इस स्थिति में ध्यान देना, साफ समझ में आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए छोटा है किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से। तब आप क्या करोगे, आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा है, तो अल्फ़ा का जो एंगल होगा वो बड़ा होगा किससे, बीटा से। इज़ दैट क्लियर। ये हम बोल सकते हैं मतलब कि अल्फ़ा से वो क्या होगा, दूर होकर के ए से दूर होकर के कहाँ जाएगा, बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्या आपका रिजल्टेंट वेक्टर। और इसके दूसरे तरीके से सोच के देखो आप, इसे मान लेते हैं आपका वेक्टर बी ये है और वेक्टर ए ये है। समझ पा रहे हैं ना आप, ये वेक्टर ए है और ये कौन सा है, आपका वेक्टर बी है। तो आप जब इसे ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे, तो ये क्या होगा भाई, आपका रिजल्टेंट होगा। उस कंडीशन में मान लो ये अल्फ़ा है और ये कौन सा है, आपका बीटा है। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। समझ में आया ना। तो जो ये जो एंगल, जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, उसका झुकाव ए की तरफ होगा, मतलब अल्फ़ा क्या होगा, छोटा होगा, बीटा क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। इज़ दैट क्लियर। दैट इज़ अनदर सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन की बात यदि मैं करूँ, अगर दोनों कैसे हों, बराबर हों, दोनों कैसे हों, बराबर हों। समझ पा रहे हैं ना आप, दोनों वेक्टर बराबर हो, मतलब कि वेक्टर ए बराबर हो किसके, वेक्टर बी के। यदि बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट है वो एकदम बीचों बीच रहेगा। कहाँ रहेगा, रिजल्टेंट आपका बीचों बीच रहेगा। और उस समय अल्फ़ा और बीटा कैसे रहेंगे, दोनों बराबर रहेंगे। मतलब कि अगर ए का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए किसके, बी के मैग्नीट्यूड से, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, मतलब कि दोनों क्या होंगे, एकदम बराबर एंगल पर होंगे। या फिर जो इन दोनों के बीच का एंगल, यदि अल्फ़ा और बीटा के बीच का एंगल थीटा है, थीटा एंगल है किसके, ए और बी के बीच का एंगल, तो जो डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी, θ/2 होगी दोनों से। समझ पा रहे हैं ना आप। ये हमारा क्या है, सिचुएशन है। देखिए, जो मैं आपको बोलता जाता हूँ या बताता जाता हूँ, आप इसे पॉज करिए और इस थ्योरी को अपने वर्ड में लिखिए। बहुत ही शानदार नोट्स बनेंगे आपके। समझ पा रहे हैं ना आप। तो जो चीज़ ड्रॉ करने की है या लिखने की है वो चीज़ मैं लिखते जाता हूँ आपको, बाकी जो चीज़ बोलना है वो पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखता जाता हूँ मैं, ठीक है ना। कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ आप उसे लिखते जाइए। इज़ दैट क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट। एक क्वेश्चन देखिए इसको समझने के लिए, ठीक है। बाकी तो निकाल सकते हो 3 न्यूटन 4 न्यूटन वाले ऐसे क्वेश्चन, तो वो जाहिल टाइप के हैं, कोई ऐसा है नहीं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो। हमें यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन, ये भी कोई बहुत ही खास क्वेश्चन नहीं है। यहाँ ध्यान देना, हमारे पास 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए और कौन सा है, वेक्टर बी है। जहाँ पर बी का जो मैग्नीट्यूड है, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ट्वाइस ऑफ ए का मैग्नीट्यूड है। समझ में आया ना। और ए और बी के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन ए और बी कितना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। समझ में आया ना आपका, क्या बोला सिचुएशन। 2 वेक्टर हैं ए और बी, जहाँ की बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड का ट्वाइस है, डबल है। और इन दोनों एंगल मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो आपको निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। समझ में आ गया ना, कहाँ से, छोटे वाले से, मतलब कि वेक्टर ए से निकालना है आपको उसकी डायरेक्शन। तो क्या करेंगे भाई, आप नॉर्मल तरीके की बात करेंगे। tan अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम ए। तो आपको पता है जिससे निकालना है आपको, तो चालू कहाँ से करेंगे, बी से। देख लेना आप वहाँ पर, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इज़ दैट क्लियर, देयर शुडंट बी एनी इशू। तो भाई b की वैल्यू कितनी है, मैं मान लेता हूँ कि a का मैग्नीट्यूड कितना है, a का मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूँ a है और b का मैग्नीट्यूड मान लेता हूँ मैं b है। इज़ दैट क्लियर। तो भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन b इज इक्वल टू कितना होगा, 2a। समझ पाए ना, मतलब b का मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ a। रखो इसमें आंसर कितना आएगा, देखो तो कितना होगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है, 2a साइन 60 डिग्री अपॉन कितना है भाई, ये ए तो ए ही है, प्लस इसका कितना है 2a इंटू कितना होगा, cos 60 डिग्री। समझ पा रहे हैं आप, कितना होगा, cos 60 डिग्री। तो इसे लिख सकते हैं 2a रूट 3/2, पता है ना आपको, और a तो a ही है, और प्लस कितना है 2a
cos 60 बोले तो 1/2 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो कितना आएगा ये √3/2 इंटू 2a, देखिए अच्छे से कितना हो जाएगा 2a अपॉन कितना होगा a 2a कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आंसर आपका √3/2 कितना हो गया ये मेरा tan अल्फ़ा, ये मेरी क्या हो गई डायरेक्शन हो गई। इज़ दैट क्लियर। तो √3/2 से क्या होगा ये डायरेक्शन में काम करेगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स √3/2। नो इशू, समझ पाए ना आप। अगर मैं बात करूं अच्छे से समझना ज़रा, ये tan अल्फ़ा है, tan अल्फ़ा मतलब tan है, तो मैं बात करूं परपेंडिकुलर कितना होगा उस कंडीशन में, √3 मान लेते हैं, और बेस जो है आपका वो कितना मान लेता हूं मैं यहाँ पर 2 मान लेता हूं बेस, ठीक है। और इस सिचुएशन में मतलब इतनी इस कंडीशन में के हिसाब से अगर इस डायरेक्शन के हिसाब से काम करेगा, मतलब कि परपेंडिकुलर अगर √3 टाइम्स होगा तो उस समय क्या होगा, आप बेस को 2 ड्रॉ करके जो डायरेक्शन बनेगी उस डायरेक्शन में क्या होगा आपका वो काम करेगा। समझ में आया ना। आप एक बात समझिए, अगर सेंटीमीटर से निकालना चाहो सेंटीमीटर से, मीटर से निकालना चाहो मीटर, तो इसकी वैल्यू 1.732 समथिंग होती है। तो आप मान लो 1.732 मीटर की एक लाइन खींचें और एक 2 मीटर की लाइन खींचें, उसमें जो एंगल बनेगा आपका, जिस डायरेक्शन में आपका वो आर जाएगा उस डायरेक्शन में क्या होगा आपका ये रिजल्टेंट काम करेगा। इज दैट क्लियर। एक और चीज़ सुनो, अगर मैं इसमें हाइपोटेनियस निकालना चाहूँ तो हाइपोटेनियस √7 आएगा ना √7। इज दैट क्लियर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप इसे साइन की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। साइन की टर्म्स में यदि निकालना चाहें तो कितना होगा, साइन अल्फ़ा यदि मैं बोलूँ तो कितना होगा √3/√7। कॉस की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं आप। आंसर आप पर डिपेंड करता है आपको किस टर्म्स में पूछा जाता है, समझ में आया ना। तो इसे आप निकाल सकते हैं √3/7। वो आप देख लीजिएगा कि उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, वहाँ पर समझ पा रहे हैं ना आप। बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी इशू आपको नहीं जाएगा। ये था आपका क्या, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका और उसके रिजल्टेंट निकालने का तरीका, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। ऐसा है, मैं ये नहीं बोलता कि इसी रिलेटेड है, दिमाग में क्वेश्चन आया तो आप उसको देखिएगा, ठीक है। आपके पास दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड हैं x + y और x - y। ध्यान देना, यू हैव two vectors, vector A and vector B, you can say about that one, and their magnitudes are x + y and x - y respectively, and their resultant is given by like 3x² + y². Is that clear? The resultant is this. So you will have to find out the angle between vector A and vector B. It is so simple. Is that clear? So do you know what you have to do actually by using the normal formula? The normal formula says that r² is equal to square root of नो r² पुट कर दिया ना, तो a² + b² + 2ab cos थीटा। सो सिंपल, यू विल हैव टू कैलकुलेट हियर थीटा। डन। तो जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस वन, यू कैन कैलकुलेट r² बोले तो इसका स्क्वायर 3x² + y²। देखो, एक अपने दिमाग से एक भ्रांति निकाल दीजिए, मतलब कन्फ्यूज़न निकाल दीजिए। कोई शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागोगे कुछ नहीं समझ में आना। पहले कंसेप्ट को क्लियर करो, ऑटोमेटिकली आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि आप वहाँ पर क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, बहुत जल्दी आंसर निकाल सकें। और अगर आपसे नहीं बनता तो आपके पूरा दिन भी लगा लेंगे तो आप उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर पाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी कंसेप्ट पर। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप ऑब्वियसली 4-6 स्टेप वैसे ही स्किप कर देंगे। कहाँ पेन चलाना है, कहाँ ओरली करना है, ये सब आपकी प्रैक्टिस पर आ जाएगा। क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 3/2 2/3 ऐसा मल्टीप्लिकेशन करो, डिवाइड करो, अगर आप कर रहे हो तो ये जाहिलपन है। एक एक्चुअल में क्या है, आप ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें जैसे प्रैक्टिस करते 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 आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ इसकी वैल्यू ऐसी होती है, इसकी वैल्यू ऐसी होती है, तो आप उसे डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको। अब जैसे मान लीजिए कोई हम लोग हैं, जैसे कोई भी फैकल्टी है, कोई भी टीचर हैं, तो वो लगभग आपने देखा होगा उनको कि वो बहुत स्पेशल तरीके से कर देते हैं, बहुत जल्दी कर देते हैं। एक्चुअल में उस चीज़ को 8-8 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं तो दिमाग में घुस गया है। हम 4 बैच पढ़ा रहे हैं, जस्ट रिमेंबर वी आर टीचिंग 4 बैचेस। 4 बैच पढ़ा रहे हैं तो एक क्वेश्चन को हम 4 बार कर रहे हैं। 5 बैच पढ़ा रहे हैं तो 5 बार कर रहे हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को 5 बार करेंगे तो क्या आपसे बनेगा? नहीं, आपको तो वो घुट जाएगा, रट जाएगा। इज दैट क्लियर? जस्ट रिमेंबर दैट ओनली वन थिंग यू हैव टू डू, दैट इज कॉल्ड योर प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस करें, ऑटोमेटिकली आपके पास नए नए ट्रिक्स, नए नए कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपको वो चीज़ करनी ही होगी। ध्यान रखिए। इज दैट क्लियर? नाउ लुक अगेन, वी आर मूविंग टू अवर मेन थिंग। नाउ a² दैट मीन्स x + y का होल स्क्वायर।
प्लस कितना होगा भाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई, और क्या हो जाएगा भाई x माइनस वाई इंटू कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पर छोटा छोटा लिखने वाला हूँ, ठीक है ना, जगह नहीं है। तो यहाँ देखिए कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर चाहो, अगर आपको ये डायरेक्ट पता हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, नहीं तो क्या करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, जोड़ोगे घटाओगे, नाटक। इसमें ध्यान रखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab वाला समझ में आया ना, ओ ए बी एक्स वाई की जगह ए बी आ गया है, उस चीज़ को छोड़ो। तो क्या हो जाएगा आपका कैलकुलेशन जैसे करोगे आप, तो वो माइनस 2xy प्लस 2xy कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आएगा क्या आंसर आपका, इधर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना होगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा। डू यू नो वाई? बिकॉज x प्लस वाई और x माइनस वाई, पता है ना, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। अब ये इसको ट्रांसफ़र करके लाते हैं इस तरफ, ठीक है। तो कितना है भाई 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। डू यू नो वाई? जब इस तरफ लेकर के आओगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ये कोई बहुत ही बड़ी चीज़ मैं बता नहीं रहा हूँ। तो कितना है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा। इज़ दैट क्लियर? तो व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट टर्म, दैट विल बी, अच्छे से चेक करो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा। तो भाई ये और ये क्या हो गया, कट गया, तो कितना बचा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। सो व्हाट विल बी cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। और भाई कितना होता है cos थीटा 1/2, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। डन। तो ये इसको मैं इतना लिखूँ क्या को, डायरेक्ट मेरे को मालूम है कि थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 60 डिग्री होता है। इस तरीके से भी क्या कर सकता हूँ मैं, आंसर बता सकता हूँ। समझ में आया ना? अगर कभी इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। डन। एक बार आप क्या करना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस करके चेक कर लेना, एक बार माइनस करके चेक कर लेना, आपके पास आंसर मिलेंगे। आप प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, आपको वहाँ पर परमानेंट है, आपको याद हो जाएगा। कब इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। समझ में आ रहा ना? आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेक्टर एडिशन के लिए हमारे पास एक और लॉ है, और वो कौन सा है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। साइड हेडिंग आप लिख लीजिएगा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझिएगा क्या है इसमें। मान लेते हैं ये इस वेक्टर के एडिशन की जो प्रोसेस है, इसमें हम 2 से ज़्यादा यदि वेक्टर हैं तो उनको ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कैसे करना ज़रा ध्यान देना। मान लेते हैं ये आपके पास एक वेक्टर ए है, कोई दिक्कत नहीं। ये वेक्टर भाई दूसरा है बी है, कोई दिक्कत नहीं। ये तीसरा वेक्टर है सी है। समझ में आया ना? ऐसे चौथा, पांचवा, छठवां कर सकते हो आप, आपको जितनी तक गिनती आती है आप कर लेना, ठीक है ना। तो इतना तरीके से मैं बोलना है भाई कि इसका मेरे को रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं आपको बता दूं तो इसको अगर एक लाइन में मैं समझाना चाहूँ पॉलीगॉन लॉ को, तो ये क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ का फैलाया गया रूप जो है, फॉर्म जो है, वो हमारा क्या है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है। तो करना क्या है, वही हमारा पुराना नाटक, टेल हेड टेल हेड टेल हेड। इज दैट क्लियर? तो कैसा सीरीज में जोड़ देते हैं सबको। तो भाई ये क्या है मेरा वेक्टर ए, ओह दिक्कत नहीं है, उठा के यहाँ लगा दिए। वेक्टर बी, नो इशू। ये है वेक्टर सी, नो इशू। इज दैट क्लियर? तो ये टेल हेड टेल हेड टेल हेड। तो करना क्या, पूरा जुड़ गया ना। अब रिजल्टेंट निकालना है, पहले वाले की टेल और लास्ट वाले का हेड जोड़ दो, जुड़ गया, दैट इज योर रिजल्टेंट। बात खत्म। दैट इज योर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ पा रहे हैं ना आप क्या है? अब इसका जो रिजल्टेंट जो है वो कितना होगा, आर। तो कितना होगा, आर जो होगा वो कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी। डाइजेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा क्या है, छोटा सा कंसेप्ट है, डाइजेस्टेड। ये इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहली चीज़ ये हो गई। अब इसे ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट लिख दें, ठीक है ना। मैं इसे क्या करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर यदि मैं इसे ऐसा जोड़ दूँ इस तरीके से, ज़रा ध्यान देना, ये मेरा क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये वाला है ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2, ठीक है ना। दोनों को देखते हैं एक बार। तो इस वाले से मान लो मैं इसे नाम दे देता हूँ ओ ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये सी है।
तो भाई क्या निकालना है मेरे को, ओ बी निकालना है। तो ओ बी कितना होगा, ओ बी जो होगा वो होगा कितना, ओ ए प्लस ए बी। काहे से, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ओ बी जो है मेरा कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। मतलब ये वाली साइड जो है, अब ये साइड कितनी हो जाएगी मेरी, इसको ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ये मेरी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी। अब ट्राइंगल नंबर 2 में बात करो, ये ट्राइंगल नंबर 1 की बात थी, ये ट्राइंगल नंबर 2 की बात करो। ट्राइंगल नंबर जब 2 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा रिजल्टेंट होगा, वो क्या होगा, ओ सी। सो सिंपल। तो यहाँ कितना आएगा, ओ बी प्लस बी सी, ओ बी प्लस बी सी। समझते हैं। तो ये कितना हो गया, वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना होगा, ये इसकी वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, और ये क्या है, सी है। निकल के आ गया आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये इस तरीके से करते हैं, ध्यान देना ज़रा। तो इसी डायग्राम में मैंने पूरा कर दिया। आप जब नोट करेंगे तो पहले इसको बनाएंगे, फिर सेकंड सिचुएशन इसको प्रूफ करने के लिए अलग से डायग्राम बना लीजिएगा आप, ठीक है। तो आपको बाद में क्लियर होगा, अभी तो ठीक है, लेकिन जब बाद में आप जब नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो आपके पास क्या आ गया, पॉलीगॉन लॉ आ गया। एक बहुत बेसिक सा फंडा है, एक बात ध्यान रखना, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के बारे में सोचिए। अब मैं ना आपको कोई ट्राइंगल लॉ बता रहा हूँ, ना पॉलीगॉन लॉ बता रहा हूँ, ना कुछ। आप बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। आपके पास मान लेते हैं एक पॉलीगॉन है, बहुत सारी साइड वाला, समझ में आया ना, बहुत सारी साइड वाला। चलो इतना ठीक है, क्लियर है। इसमें मैं बोल देता हूँ, ये जो मेरा नाम है ए बी, यहाँ से ही मुड़ा हुआ है, सी मोड़ नहीं पाया मैं ढंग से, सी डी ई एफ। समझ पाए ना आप, ध्यान देना। तो इसमें मान लेते हैं अभी ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, और ये वेक्टर ई है, और ये मान लो वेक्टर आर है या वेक्टर एफ है। समझ पा रहे ना आप, ये क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो हर बार आप ट्राइंगल लॉ लगाइए और आप सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। पर एक बात ध्यान रखना, जितने भी सेम ऑर्डर हैं, सेम ऑर्डर के वेक्टर का सम, के वेक्टर सम, सेम वेक्टर का सम कर दो, जो बोलना चाहो आप, इज इक्वल टू अपोजिट ऑर्डर के वेक्टर का सम। अपोजिट ऑर्डर के वेक्टर का सम। अब मेरे से ये जो है, ये शायद गड़बड़ हो सकता है सेंटेंस, पर मैं आपको नहीं प्रैक्टिकली इसको लिखा के समझाता हूँ, ठीक है ना। अब मैं एक्चुअल में दिमाग में आया तो बता दिया आपको। ये देखो ए बी सी डी ई सब सेम ऑर्डर में है ना, इनको देखो ज़रा इनको। तो इन सब का सम जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर अपोजिट ऑर्डर कौन सा है, एफ। ये तुम्हारा क्या हो गया, पॉलीगॉन लॉ बोलो, ट्राइंगल लॉ बोलो, मतलब जिस तरीके से आप इसको समझाना चाहो इस तरीके से काम करेगा। पहली चीज़ें हैं, ठीक है। सिचुएशन समझ में आ गई है, आप इसे नोट करेंगे। अब अलग सिचुएशन देखिए आप, इसी को दूसरी सिचुएशन देखिए। मान लेते हैं ये वाला जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होता, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में होता, और ये वेक्टर भी भाई किस डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन में होता। समझ पा रहे हैं आप। तो मैं क्या करता, ए प्लस बी प्लस सी सेम ऑर्डर में है, फिर क्या होगा, इज इक्वल टू, आओ भाई इधर, एफ प्लस ई प्लस डी। समझ में आया। ये है तुम्हारा एक्चुअल में फीलिंग, ये है तुम्हारा एक्चुअल में क्या है, वेक्टर का एडिशन। इस तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। मतलब सेम ऑर्डर के वेक्टर का सम इज इक्वल टू अपोजिट ऑर्डर के वेक्टर का सम। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर कभी ऐसा हुआ तो ये क्या है, मेरे जुड़ने वाले वेक्टर हैं, ये पूरे ये जुड़ने वाले वेक्टर हैं, और ये उनका रिजल्टेंट है। समझ में आएगा ना, रिजल्टेंट का पूरा का जो निकलेगा वो इसका इस तरीके से आएगा। इज दैट क्लियर, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, जुड़ के उतनी ही मैग्नीट्यूड देंगे, सॉरी उतना ही वेक्टर देंगे जो ये देंगे। इज दैट क्लियर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। ये हमारा मेन तरीका है समझने का, ठीक। अब हम थोड़ा सा एक अलग कंडीशन को पढ़ेंगे। कंडीशन हमारी ये है कि यदि मान लेते हैं जब हम वेक्टर का एडिशन करते हैं और उसमें सारे के सारे जो वेक्टर हैं वो ऐड होने वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, ठीक ना, तो उनका रिजल्टेंट 0 होगा। कैसे, देखो इसका मतलब क्या, ऐड होने वाले वेक्टर को मान लेते ये हमारा वेक्टर ए है,
ये हमारा वेक्टर बी है और ये हमारा वेक्टर सी है। ये तीनों क्या है, ऐड होने वाले वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। क्यों? क्योंकि इनको कोई अपोज ही नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ इनको अपोज कर रहा है कौन सा, 3, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। इसके पहले केस में कितना कर रहा था, सिंगल कर रहा था, तो उसके लिए कितना हो गया हमारा, ये हो गया। इज़ दैट क्लियर? तो इस केस में क्या होगा, आपका जो a + b + c जो है, इनका रिजल्टेंट कितना होगा, 0 होगा। आप समझ सकते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको? इस तरीके से आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, इस कंडीशन में जो इनका एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल काम नहीं करता, तो इनके जो रियल एंगल होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल होते हैं। आप कुछ भी बोलें, जैसे ये जो होगा इसका इसके इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, और भाई इन दोनों के बीच का एंगल, समझ में आ गया ना? ये क्या होगा, बी और ए और बी के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ऐसे ही यहाँ ये एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। ये कब की सिचुएशन है, जब तीनों क्या हो, एक ही ऑर्डर में हो, तो उनका रिजल्टेंट 0 होगा। और इस कंडीशन में जो एंगल है हमारे वो कैसे होंगे, एकदम नॉर्मल तरीके से बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल काम करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक और वेक्टर, अगर मैं इस तरीके से बात करूँ, ध्यान देना, ये ठीक है ना, ये बोल दूँ मैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और इसमें वेक्टर सी। तो इस कंडीशन में आपको ऐसा दिख रहा है कि अंदर ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री है। पर यहाँ पर C और A के बीच का एंगल कितना होगा, 90 ही होगा, क्योंकि बाहर से निकालोगे तब भी 90 ही बनेगा। समझ में आया ना? आप कहीं से भी निकालोगे 90 डिग्री ही बनेगा, पहला तो। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पर चेक करोगे आप कितने A और B के बीच का एंगल, तो ये कौन सा होगा हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, मोर देन 90। और द सेम थिंग इज़ गोइंग टू बी हेयर, यहाँ पर भी कैसा होगा आपका, ऑब्ट्यूस एंगल ही होगा। ये हमारी क्या है, मेन सिचुएशन है इसके लिए। डाइजेस्ट हो रही है आपको? तो ये क्या है हमारा, कब के लिए है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए ये वाली सिचुएशन है, जिस सिचुएशन को आपको ग्रिप करना है। इज़ दैट क्लियर? आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे।